दोस्तों आज की एक खबर सुनकर के आप खुश होने वाले हैं क्योंकि वो यूरोपीय देश जो कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर उगलते हैं, भारत ने उनके ही खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। पहले भारत ने यूरोप की तरफ जाने वाली गैस और तेल सप्लाईज दूसरे देशों की तरफ मोड़ी है और अब खाने पीने का सामान भारत ने मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कई देश भारत को दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं। इसके बावजूद भी भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सामान को होल्ड करके रखा है, बल्कि हमें डबल रेट पर जहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं, भारत ने धमाधम सामान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट में भारत ने यूरोप की सप्लाई मोड़ दी है। तो वहीं दूसरी खबर भारत कनाडा से, जहां पर भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में सुधार हो चुका है और रिसेंटली की गई $2.6 बिलियन की यूरेनियम डील अब फाइनल हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा और इसका इम्पैक्ट भारत के अंदर पावर जनरेशन से लेकर के इकोनॉमिक ग्रोथ में आप खुद देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। भारत और मिडिल ईस्ट से आ रही सबसे बड़ी खबर यही है कि मिडिल ईस्ट के देशों के पास भारी मात्रा में तेल और गैस है, लेकिन आप तेल और गैस खाकर के अपना पेट नहीं भर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर इन देशों की निर्भरता दूसरे देशों पर बनी हुई है। भारत से चावल से लेकर के तमाम चीजें मिडिल ईस्ट इंपोर्ट कराता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर इतनी ज्यादा रेत है तो एग्रीकल्चर हो पाना ना के बराबर है। तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी यानी कि आपके आसपास के जितने भी पोर्ट्स हैं, अगर वहां पर किसी भी तरीके की नई सैन्य कार्यवाही शुरू होती है तो आपके खाने पीने की किल्लत शुरू हो जाएगी। और इस नई मिडिल ईस्ट जंग के बाद कई दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली दुबई और अबू धाबी में, जिसके लिए लुलु ग्रुप की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जब ईरान इजराइल युद्ध के कारण समुद्री और हवाई रास्ते बाधित हो चुके हैं, तब लुलु ग्रुप ने भारत से करीब 80,000 किलोग्राम यानी कि 80 टन खाने पीने का सामान एयरलिफ्ट करा है। आखिर इस युद्ध के बीच ऑपरेशन फ्रेश फूड क्या है, कैसे मुमकिन हुआ, भारत कौन कौन सी चीजें भेजी गई हैं और यूएई के निवासियों के लिए क्या मायने रखते हैं भारत के ये नए रिश्ते, आइए रिपोर्ट्स के जरिए आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन एतिहाद एयरवेज और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए पूरा किया गया है। इसमें भारत ने लगभग 12,000 पैकेट्स ताजे फल और सब्जियां अबू धाबी भेजी हैं। वहीं समुद्री रास्ते में हफ्तों लगते हैं और युद्ध के कारण वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन एयरलिफ्ट के जरिए यह ताजा सामान मात्र कुछ घंटों में भारत के खेतों से निकल करके यूएई के स्टोर्स तक पहुंच चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक एयरलिफ्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। सो वन ऑफ द मोस्ट रीजन इज एविएशन डिस्टर्बेंस। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव से कई पैसेंजर फ्लाइट रद्द की गई हैं या कि उनके रास्ते बदल दिए गए हैं। आमतौर पर फल सब्जियां विमानों के नीचे यानी कि बैले कार्गोस के अंदर आती हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से यह रास्ता बंद हो गया है। फल और सब्जियां पेरिसेबल यानी कि जल्दी से खराब होने वाली चीजें हैं। अगर सप्लाई चेन एक दिन भी देर होती है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि भारत ईरान के रिश्ते और मिडिल ईस्ट के रिश्ते इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भारतीय जहाजों को फिर चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से आने वाला तेल हो या फिर तमाम तरीके के रूट्स, किसी भी तरीके से भारत को रिस्ट्रिक्शंस में नहीं डाला गया है। इस संकट में एक बार फिर भारत ने यूएई का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनकर के उभरा है और यह मुख्य रूप से भारत के मुंबई और बेंगलोर शहर से सामान भेजा जा रहा है। लुलु ग्रुप ने साफ किया है कि केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में लुलु ग्रुप ने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को भी इसी तरीके से एयरलिफ्टिंग की योजना की जा रही है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, यूएई सुपरमार्केट के सामान में कमी नहीं होनी चाहिए और कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे मोरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको सारी चीजें सही सही लगेंगी, लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ विन विन बिजनेस स्ट्रेटजी। बिकॉज इस तरीके की सिचुएशंस में ऐसे हाइपर मार्केट, ऐसी कंपनीज एक्टिव हो जाती हैं जो कि अपना सामान इजीली एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है और इन्हें कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है। और प्रॉफिट बनाना या फिर ईमानदारी से पैसा कमाना शायद गलत नहीं है, लेकिन क्या एयरलिफ्टिंग के जरिए जो सामान दूसरे देशों में मंगवाया जा रहा है वो महंगा नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। जानकारों को कहना है कि संकट के समय अवेलेबिलिटी कीमत से ज्यादा जरूरी होती है। लुलु ग्रुप जैसे बड़े रिटेलर्स अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल करके लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्राहकों पर इसका बोझ न पड़ सके। यह दिखाता है कि भारत और खाड़ी के देशों के बीच सप्लाई चेन की कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और अगर इसी तरीके से मेंटेन रही तो भविष्य में कोई रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। और इन सब चीजों में फंस जाता है
है यूरोप, क्योंकि यूरोप को हमने तेल और गैस सप्लाई को ऑलमोस्ट रोक दिया है, क्योंकि इस रूट से बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही है। इसलिए भारत के तेल और गैस जिनकी डिमांड बढ़ चुकी है जापान में, क्योंकि जापान भी यहीं से तेल इंपोर्ट कराता था और भारत के पास है बड़ी रिफाइन कैपेसिटी। एविएशन फ्यूल से लेकर के तमाम तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से भारत ने पहली चीज तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होल्ड पर सारी चीजें कर दी हैं, और जो देश भारत को डबल रेट दे रहे हैं भारत ने उन देशों को माल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें पहला नाम जापान का है और धीरे धीरे कई और देशों ने भारत से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से भारत ने यहाँ पर सही कूटनीति खेली है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप जानते हैं दूसरी खबर, जहां पर कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बातचीत की। बातचीत के बाद 2.6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 21,500 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक यूरेनियम सप्लाई चेन पर मुहर लग चुकी है। ये डील अभी तक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कनाडा से सामने निकल के आ रही है, डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ यूरेनियम की बात नहीं, भारत अब कनाडा का वो जादू यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स लेने जा रहा है जो कि भविष्य में इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल चिप्स के लिए जरूरी है। आखिर इस डील से चीन को क्यों मिर्ची लग रही है और क्यों कनाडा भारत को अपना नेचुरल पार्टनर बताने पर तुला हुआ है, आइए आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। दरअसल भारत के लिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये यूरेनियम डील संजीवनी से बढ़कर के नहीं है। यह समझौता 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का है और ये भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कई सालों तक ईंधन लाने की गारंटी देता है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, इसीलिए अगर सारी चीजें सही चलती हैं तो इसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरा, दोनों देश अब भारत के अंदर SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर मिलकर के बनाने का काम करेंगे, जो काम अभी तक सिर्फ भारत और रूस करते थे। यानी कि भारत के अंदर और भी भविष्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे, जिससे हम न सिर्फ कार्बन इमिशन को रोक पाएंगे बल्कि उन सभी जगह पर 24 घंटे 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ गाँव की भारत के अंदर सिर्फ रूरल एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां तक भी इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर पहुंचे और चीपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और हम ग्लोबल मार्केट में अपनी चीजें उतार पाएं बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। कि चाइना समेत भारत के इर्द गिर्द के जितने भी देश अपना सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनसे सस्ते रहें तो डेफिनेटली दुनिया के देश हमें ही प्रीफर करेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके देश के अंदर फ्यूल किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, आप प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट ही डिसाइड करती है कि एक्सपोर्ट मार्केट में उसको कितना रेट में रखा जाए और कितना रेट मैक्सिमम मिल सकता है। इसी वजह से चाइना आज पूरी दुनिया में डंपिंग कर पाता है, क्योंकि उसने प्रोडक्शन को इतना ज्यादा सस्ता कर दिया है कि कंपटीशन में कोई देश नहीं उतर सकता है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।